6 साल की एक मासूम स्कूल से घर आती है, खाना खाती है और खाना खाने के बाद टॉफी खरीदने के इरादे से वो मोहल्ले के एक दुकान पर जाती है और फिर वहां से वो अचानक से इस तरीके से गायब हो जाती है कि पूरा मोहल्ला उसे ढूंढते ढूंढते थक जाता है। और फिर उसकी जो लाश है बड़ी दर्दनाक तरीके से इसी कूलर के अंदर ठूस कर रखी हुई थी और जिस अवस्था में लाश थी ऐसा लग रहा था कि उस बच्ची के साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को भी अंजाम दिया गया है। एक बच्ची के साथ रेप करने के बाद सर्द रातों में, यह दिसंबर महीने की बात है, उस महीने में उस बच्ची को मारकर कूलर के अंदर ठूस कर रखा गया और पुलिस से लेकर मोहल्ले के हर कोई हर जगह ढूंढ रहा था, लेकिन घर में बंद एक कूलर के अंदर 6 साल की मासूम की ऊपर नजर किसी की नहीं गई। हर कोई समझ रहा था कि जो लड़की है, जो बच्ची है, कहीं लापता हो गई होगी, कहीं गुम हो गई होगी, कहीं किडनैप हो गई होगी। लेकिन अपने ही घर से चंद कदम दूरी पर वो कूलर के अंदर लगातार 48 घंटों तक बंद रहती है। किसी को समझ में नहीं आता कि वो लड़की कहां गई। और जो कातिल है, जब पुलिस उस तक पहुंचती है तो कातिल बड़े शातिर तरीके से वो पुलिस से हर बार 100 कदम आगे चल रहा था। वो पुलिस को हर वक्त बेवकूफ बनाने का जो उसका जो प्लान था वो सक्सेस भी उसे मिल रही थी, लेकिन अचानक से एक छोटी सी गलती की वजह से वो पुलिस के चंगुल में फंस जाता है और पुलिस को बेवकूफ बनाते बनाते उसे लगा कि कोर्ट में जाकर भी जज साहब से अगर वो झूठ बोलेगा तब भी उसकी सजा कम हो सकती है। वो कोर्ट में खड़े होकर बोलता है कि जज साहब, मैं तो अबोध हूं, मैं तो नाबालिग हूं, मैं बच्चा हूं, मैं नादान हूं, मैं कैसे रेप कर सकता हूं। इस पर जज साहब एक ऐसा फैसला सुनाते हैं जिसमें उस कातिल की, उस रेपिस्ट की मां को भी 5 साल की सजा होती है। क्या है अंदर की कहानी, जानेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। तो आज डिकोडिंग क्राइम में हम जिस केस की बात कर रहे हैं वो राजस्थान से है, राजस्थान के श्रीगंगानगर से। अगर साल की बात करें तो साल है 2015 और तारीख है 22 दिसंबर की। यहाँ पर इस बच्ची को, जिसकी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, उसकी आंखों पर हमने पट्टी लगाई है क्योंकि उसके साथ रेप किया गया है और फिर उसका गला घोंटकर उसे बेरहमी से मारा गया है और दरिंदे ने उसके साथ बेरहमी की सारी हदें पार की हैं। इस वीडियो में हम आपको इस लड़की के बारे में गुड़िया कहकर इसे संबोधित करेंगे। दरअसल होता यह है कि जो गुड़िया है वो अपने माँ बाप के साथ श्रीगंगानगर के इलाके में रहा करती थी और उसका रोज़ का रूटीन ये था कि वो अपने स्कूल जाती जब सुबह सुबह और फिर स्कूल से जब लौट कर आती खाना खाती, क्योंकि 6 साल की बच्ची थी तो टॉफ़ी, आइसक्रीम, चॉकलेट ये सब खाने का भी उसको मन करता था। तो खाना खाने के बाद वो अपनी मम्मी से रोज़ ही 2 या 3 रुपए लिया करती थी। उसको लेकर वो एक दुकान पर जाती थी और वहाँ से कुछ टॉफ़ी लेकर खुशी खुशी झूमती हंसती गाती अपने घर वापस आ जाती थी। अब ये जो पूरा समय लगता था उसको अपने घर से दुकान जाने में, दुकान से वापस आने में, जो टॉफ़ी लेने के लिए उसको जो समय लगता था महज 15 से 20 मिनट, वो अपने घर से निकलती थी और घर वापस आ जाती थी। ये पूरा जो वाक़या होता था ये 15 से 20 मिनट का होता था। लेकिन 22 दिसंबर 2015 को जो गुड़िया है वो अपने घर पर जब स्कूल से आती है और स्कूल से आने के बाद खाना खाती है और मम्मी से पैसे लेकर जब दुकान पर जाती है, तो ये जो आप सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं आपको हल्का धूमिल दिख रहा होगा क्योंकि काफ़ी पुराना है। तो इस फुटेज में आपको एक लड़की दिख रही है हंसती झूमती जाती हुई। तो ये उस वक्त का फुटेज है जब गुड़िया जो है वो अपने घर से दुकान गई थी टॉफ़ी लेने। अब वहाँ पर वो टॉफ़ी लेती है। अब इसके बाद परिवार में उसका वेट किया जाता है क्योंकि 6 साल की बच्ची है, उसको खेलना कूदना भी होता है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, माँ दादा के साथ टाइम भी स्पेंड करना होता है, तो इसलिए माँ वेट करती है। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जब बीत जाते हैं तो उन्हें लगता है गुड़िया अब तक तो आ जाती थी, आज घर क्यों नहीं आई। अब वही समय आधा घंटा हो जाता है। अब जैसे ही आधे घंटे बीत जाते हैं माँ की हालत ख़राब, उन्हें लगता है कि शायद उनकी बेटी के साथ कोई अनहोनी हो गई क्योंकि माँ का दिल है। तो ऐसे में बाहर निकल कर देखती हैं, आस पड़ोस में पूछती हैं कि गुड़िया को किसी ने देखा क्या, क्या बच्ची गुड़िया तुम्हारे साथ खेल रही है। तो हर कोई बोलता है कि नहीं आंटी, हमने गुड़िया को नहीं देखा, वो तो अब तक नहीं आई, वो टॉफ़ी लेने गई होगी। हर कोई ऐसी बात करता है। तो जो माँ थी उनका रो रो के बुरा हाल, वो रोना शुरू कर देती हैं तुरंत। ऐसे में घर में जो दादाजी मौजूद थे, यानी कि
गुड़िया के जो दादा थे वो पूछते हैं क्या हो गया अचानक से, तुम रो क्यों रही हो, तो वो पूरी कहानी बताती हैं और इसके बाद अपने हस्बैंड को कॉल करती हैं और बताती हैं कि गुड़िया जो है वो टॉफ़ी लेने गई थी लेकिन अब तक लौटी नहीं और आधा घंटा बीत गया है। अब इसके बाद पिता भी वहाँ पर आते हैं और जितने लोग थे, यानी जो पिता आए थे वहाँ पर, माँ थी और दादाजी थे, वो आस पड़ोस में पूछताछ शुरू करते हैं और सीधे पहुँच जाते हैं दुकानदार के पास, यानी जिस दुकान से अक्सर जो गुड़िया है वो टॉफ़ी लिया करती थी। वहाँ जाकर जब उनसे पूछते हैं कि भैया गुड़िया आई थी क्या, वो अब तक घर नहीं लौटी, तो दुकानदार था वो भी परेशान हो जाता है क्योंकि दुकानदार जो था वो इनके घर का एक रिलेटिव लगता था दूर का, और तो और वो गुड़िया से अक्सर बात करता, उसको उसके साथ खेलता कूदता भी था, उसके माँ पिता से भी अच्छे संबंध थे और गुड़िया जो थी उसे जानती भी थी। तो ऐसे में वो भी घबरा जाता है कि आखिर उस बच्ची जो है वो अचानक से गायब कैसे हो गई, वो यहाँ से तो टॉफ़ी लेकर चली गई थी, बच्ची का कुछ पता कैसे नहीं है। अब दुकानदार फटाफट अपना शटर गिराता है और फ़ौरन गुड़िया को ढूंढने लगता है। तो यहाँ पर दुकानदार, माता पिता, दादा सबके सब मिलकर गुड़िया को ढूंढ रहे हैं। अब ग्रामीण इलाका है तो खबर धीरे धीरे फैलती जाती है, हर किसी को पता लगता है, तो हर कोई चिंता में आ जाता है कि छोटी सी बच्ची अचानक कैसे गायब हो सकती है। दुकानदार बार बार यही कह रहा था कि जो लड़की है वो तो टॉफ़ी लेकर, मैंने उसको टॉफ़ी दी, वो यहाँ से निकल गई है, अब रास्ते में हो सकता है उसे किसी ने उठा लिया हो। अब मामला पूरा बढ़ जाता है, गली मोहल्ले के लोग हर कोई परेशान हो जाते हैं। जो महिलाएं थी उनका एकदम से कलेजा कांप जाता है क्योंकि उनकी भी छोटी छोटी बच्चियां थी, तो उन्हें डर लगता है कि आज जो उस लड़की के साथ हुआ कल को हमारी बेटी के साथ भी हो सकता है, वो भी गायब हो सकती है, कोई किडनैप कर सकता है। तो फ़ौरन पुलिस के जो स्टेशन है वहाँ पहुँचा जाता है और पुलिस स्टेशन जाकर तुरंत एफआईआर कराई जाती है और बताया जाता है कि जो 6 साल की बच्ची है वो गायब हो गई है। पुलिस को पूरी स्टोरी समझाई जाती है। अब छोटी बच्ची का मामला था, एक 6 साल की नन्ही बच्ची गुड़िया गायब हुई है, तो पुलिस भी फ़ौरन एक्शन में आती है और तुरंत पूछताछ शुरू करती है। पुलिस सबसे पहले रूट को चेक करती है जहाँ पर सीसीटीवी दिखता है, तो सीसीटीवी में बच्ची जाती तो दिखती है लेकिन वो उस रास्ते पर आती हुई नहीं दिखती, क्योंकि आप ये समझिए ग्रामीण इलाका है तो हर कहीं पर, हर रास्ते पर सीसीटीवी मौजूद नहीं था। जिस भी गली में एक सीसीटीवी पुलिस को मिला उसके आधार पर पुलिस का नतीजा या पुलिस ने जो चीज़ें बताई वो ये निकल कर आई कि बच्ची जाती हुई दिख रही है टॉफ़ी लेने के लिए, पर उस गली से वो वापस आते नहीं दिख रही। इसका मतलब बच्ची उसी के बाद, यानी इस गली को पार करने के बाद ही कहीं किडनैप हुई है या फिर गायब हुई है या उसके साथ कोई अनहोनी हुई है। तो एक क्लू पुलिस को मिल गया था, लेकिन अब भी पुलिस को काफ़ी सारा सच पता लगाना था क्योंकि गुड़िया का अब भी कोई पता नहीं था। तो इसके लिए सबसे पहले पुलिस उस दुकानदार के पास ही पहुंचती है। अब दुकानदार जो है उससे पूछताछ की जाती है, उससे पता किया जाता है, तो फिर से वही बात बताता है। वो बोलता है कि सर मैं तो खुद आपके साथ लगा हूँ, मैं तो गुड़िया मेरे साथ आती थी, खेलती थी, मैं उसको टॉफ़ी देता था, घर चली जाती थी, रोज़ का ये था। अब ऐसे में गुड़िया गायब होगी तो आप मेरी भी हालत समझिए, हमारे इलाके की बच्ची थी, ऐसे कोई गायब हो गई, ऐसे कोई किडनैप कर ले गया तो हम सब परेशान हैं, मैं आपकी मदद करूँगा। वो पुलिस को भी उतनी ही चीज़ बताता है कि देखिए गुड़िया मेरे पास आई थी, उसने मुझसे हंसते हंसते दादा भैया बोलकर टॉफ़ी मांगी रोज़ की तरह, मैं उसके साथ हंसा खेला, मैंने उसे टॉफ़ी दी और वापस वो घर के लिए निकल गई। अब उसके बाद वो मेरी दुकान से आगे जाकर कहाँ गायब हुई, कैसे गायब हुई, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। पड़ोसियों से पूछताछ की जाती है, वो भी बोलते हैं कि हम सब अंदर थे, हमने कहीं गुड़िया को नहीं देखा। बच्चों से पूछी जाती है, जो बच्चे बाहर खेल रहे थे वो भी बोलते हैं कि गुड़िया को हमने सिर्फ जाते देखा था, आते नहीं देखा। पुलिस का दिमाग खराब कि एक बच्ची कैसे दिन दहाड़े दोपहर के वक्त में गायब कैसे हो सकती है, इतने छोटे से इलाके से कौन उसे उठाकर ले जा सकता है। तो ऐसे में दुकानदार ने एक चीज़ बताई कि सर मुझे याद है कि यहाँ पर पास में एक खेत पड़ता है, आगे जाकर एक सुनसान सी थोड़ी इलाका भी है, वहाँ पर एक बाबा बैठते हैं और अक्सर वो बाबा क्या है गलियों में मंडराते भी हैं, जो साधु का भेष भर के रह के बाबा नहीं घूमते, उनका जिक्र वो करता है। अब पुलिस का डाउट जाता है कि हो ना हो जो बाबा का एंगल है वो इस केस को एक दिशा दे सकता है। अब इसके लिए तफ्तीश शुरू की जाती है कि बाबा हैं कौन, कहाँ रहते हैं, कहाँ पर बैठते हैं। तो दुकानदार बताता है कि सर आगे जो खेत पड़ता है वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ एक पेड़ पड़ेगा, वहीं पर बाबा बैठते हैं, चलिए उनको मिलकर ढूंढते हैं। अब दुकानदार, पिता, माँ, हर कोई शख्स, यानी आप समझिए उस एरिया का हर एक शख्स उस बच्ची को ढूंढने के लिए, उस बाबा की पड़ताल करने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर पुलिस जहां एक तरफ अपनी तफ्तीश कर रही है, वहीं पर जो कातिल है वो पूरा माजरा देख रहा है। वो देख रहा है, वो जिसने बच्ची को किडनैप किया है, जिसने बच्ची का रेप किया है, जिसने बच्ची का कत्ल किया है, वो बड़े ही आराम से देख रहा है कि पुलिस कब क्या चाल चल रही है, पुलिस कब किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और उसके अकॉर्डिंग अपनी सारी चाल को वो बदलता जा रहा है और अपने पूरे प्लान को वो एकदम परफेक्ट क्राइम बनाने की तरफ चल रहा होता है। अब जब उस पेड़ के पास पहुंचा जाता है, पुलिस की पूरी टीम पहुंचती है, तो वहाँ पर कोई बाबा नहीं मिलते। अब ऐसे में फिर से लोगों से पूछा जाता है कि कौन बाबा है, अब यहाँ पर तो दिख नहीं रहे। तो दुकानदार बोलता है कि हो सकता है सर वो कहीं पर चले गए हों, हम एक काम करते हैं, हम रोज़ उनका यहाँ पर देखेंगे, कभी वो दिख जाएंगे ना तो हो सकता है बच्ची को उन्होंने ही किडनैप किया और शायद बच्ची के साथ कुछ गलत भी
कर दिया हो। अब यहाँ तक पुलिस को एक पेड़ के नीचे बाबा का जिक्र मिलता है, लेकिन ऐसे में जो बाबा हैं वो आसपास के जितने भी थाने थे वहाँ बच्ची की फ़ोटो भिजवाते हैं और बोलते हैं कि देख इसके बारे में पता लगाइए, कोई भी सीसीटीवी में कहीं पे भी कोई शख्स किसी बच्ची के साथ नजर आए, कोई महिला किसी बच्ची के साथ नजर आए, ये बच्चे आपको कैसे भी कहीं दिखे तो फ़ौरन इत्तला कीजिए। अब इधर पुलिस स्टेशन में सारी चीज़ें कर दी गई, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा सवाल था। दरअसल जब पुलिस जो है, जो उस इलाके में महिलाएं रहती थीं, जो स्कूल वगैरह थे, बाकी बच्चों से जब पूछताछ की गई और उनसे पूछा गया बेटा कोई बाबा है क्या आपने देखा, तो बच्चे साफ तौर पे मना करते हैं कि यहाँ पर तो हमने कोई बाबा नहीं देखा। महिलाओं से पूछा जाता है, महिलाओं से पुलिस बोलती है कि देखो कुछ लोगों से पता लगा है कि आपके सोसाइटी में, आपके इस एरिया में कुछ एक बाबा घूमता रहता है, वो साधु का भेष धर के रहता है, तो क्या ऐसा कुछ है आपके एरिया में? तो महिलाएं मना कर देती कि सर यहाँ पर तो ऐसा कोई बाबा भी नहीं है, आपको किसने इन्फॉर्मेशन दे दी? अब यहाँ पर पुलिस का माथा ठनकता है। पुलिस को पहली बार पता लगता है कि एक शख्स जो उनको लीड दे रहा है, जो उनको बता रहा है कि सर ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, उसने पुलिस को एक गलत टिप दी है। उसने साधु बाबा का जिक्र क्यों किया? एक बाबा वाला एंगल इस केस में लेकर वो क्यों आया? अब यहाँ पर कई सवाल उठते हैं, क्योंकि जब पुलिस को पता लगा कि जो बाबा की कहानी है वो झूठी है, कोई बाबा घूमता नहीं है, तो उनका सीधे तौर पे शक जाता है उस दुकानदार पर जिसने बोला था कि बाबा बैठते हैं। लेकिन दुकानदार ने झूठ बोला तो बोला क्यों? क्या सच में कोई बाबा था जो उस बच्ची को उठा कर ले गया? अब ये सारे सवालों को जानने के लिए जो पुलिस है वो सोचती है कि अब हो ना हो जो बच्ची है, क्योंकि जिस तरह से बच्ची गायब हुई है, जिस वक्त गायब हुई है, तो हो सकता है इस छोटे से इलाके में हर कोई एक दूसरे को जानता है, तो बच्ची भी उनको जानती होगी, वो भी बच्ची से फैमिलियर होंगे, तो हो ना हो किसी ऐसे इंसान ने उस बच्ची को पकड़ा है जो उसको बहुत ही अच्छे से जानता है, जो परिवार को भी बहुत अच्छे से जानता है। तो ऐसे में जितने भी वहाँ पर लोग रहते थे, जो भी पड़ोसी थे, हर एक घर में जाकर पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। एक एक घर जाकर अंदर तक पूरी छानबीन कर हर जगह जब पुलिस पहुंचे, तो अब एक घर में पुलिस एंटर करती है और जैसे ही उस घर में घुसती है, वहाँ के पीछे एक घर बना होता है, पीछे की साइड थोड़ी सी जगह खाली छोड़ी होती है, वहाँ पर जैसे पुलिस पहुँचती है उन्हें कुछ मिट्टी दिखती है और ऐसा समझ में आता है कि इस मिट्टी को अभी भी खोदा गया और दोबारा से उसकी पटाई की गई है। ऐसा पुलिस को शक होता है कि जो मिट्टी है वो पूरी तरह से जमी हुई नहीं है। डाउट होता है तो उस गड्ढे के उस चीज़ के बारे में पुलिस पूछती है। अब वो मकान किसका होता है? मकान किसी और का नहीं बल्कि उस दुकानदार का ही होता है। अब उससे जब तफ्तीश की जाती है और पूछा जाता है वहाँ पर कि यहाँ कौन रहता है, किसका घर है, तो पता लगता है कि फलाने में जिनकी दुकान है ये उन्हीं का घर है और ये इनके माँ बाप हैं। अब माँ बाप को सामने बुलाया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि आपके एरिया में देखिए मिट्टी जो आप दिखा रहे हैं हमें, आपका एक बाग जैसे जो जगह है, यहाँ पर ये मिट्टी उठी हुई क्यों है, जमी क्यों नहीं है, क्या यहाँ पर खुदाई हुई है? अब माँ हकलाना शुरू करती है, थोड़ा सा डर जाती है और डरते डरते पुलिस से बोलती है कि हम एक पौधा लाने वाले थे और यहाँ पर हमें एक पौधा लगाना था और जो पौधा था वो थोड़ा बड़ा पड़ गया, इसलिए हमें इस गड्ढे को भरना पड़ गया। मतलब उनके कहने का मतलब था कि जो साइज़ था पौधे का बहुत बड़ा था और इस गड्ढे में नहीं आ सकता था, इसलिए हमने इस गड्ढे को खोदा और जब देखा पौधा नहीं आ रहा तो हमने दोबारा से इस गड्ढे को ऐसे ही दोबारा से भर दिया, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब पुलिस ने जब गड्ढा देख लिया तो उनका डाउट श्योर हो गया और इसके बाद पुलिस को एक ऐसी चीज़ मिलती है, बच्चे का एक ऐसी छोटी सी चीज़ मिलती है जिससे पुलिस का जो पूरा शक था वो उसी घर के मुखिया, उसी घर के बेटे, उसी घर की महिला पर ठहर जाता है और फिर एक सिरा पकड़कर पुलिस इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट कर जो कातिल है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाती है। देखिए, अब बारी थी जब खड्डा मिल चुका था तो पुलिस खुदाई शुरू करती है। माँ कह रही होती कि यार आप मेरे घर पर खुदाई कैसे कर सकते हैं, मैं जब आपसे कह रही हूँ कि जब पौधा बड़ा हो गया था, हमें खुदाई छोटी हो गई थी, जो भी कहानी वो बता रही थी। पुलिस ने उस कहानी को दरकिनार करते हुए सोचा कि ये सारी चीज़ें झूठ हैं, हम इस खुदाई करेंगे और शायद यहाँ पर बच्ची मिल सकती है। पुलिस खुदाई शुरू करती है, खुदाई किया जाता है लगातार मजदूरों को लगा कर, लेकिन खड्डे से कुछ नहीं मिलता है। अब यहाँ पर जो घर की जो माँ है वो कह रही थी कि अरे मैं आपको पहले ही बता रही थी, आप तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे, आप लगातार मिट्टी की खुदाई कर रहे थे, आपने मेरे घर को बर्बाद कर दिया, अब हर कोई मोहल्ले में मुझे शक की नज़र से देखेगा। पुलिस को भी लगा कि शायद उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब जिस घर में वो तलाशी अभियान और उसी दुकानदार का ये जो घर है जो तो हमारी मदद कर रहा था, पुलिस को लगा ठीक है चलो यहाँ पे तो नहीं मिला, थोड़ी बहुत छानबीन कर लेते हैं। हर एक कमरे में जाके छानबीन किया गया, वहाँ पर भी कुछ नहीं मिला। अब जो आईओ थे, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, उन्हें लगा कि बहुत बड़ी गलती हो गई है, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। तभी क्या हुआ, एक कांस्टेबल अपनी सूझबूझ से छत पर गया। छत पर उसे एक
बच्ची का जूता मिला। अब जैसे ही वो जूता मिला, वो चिल्लाकर बोला कि अरे मुझे बच्ची का जूता मिला है, ये जूता किसका है। अब उस जूते को लेकर वो जब नीचे आता है, मालकिन से, जो घर की मालकिन थी, उससे पूछता है कि आप ये बताओ ये जूता किसका है। अब वो कहता है कि अरे हमारे किसी बच्ची का होगा। तो आपके घर में बच्ची कौन सी है। अब जो दुकानदार, जो 19 साल का जो लड़का, जो आप अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये उसकी माँ ठीक तरीके से जवाब नहीं दे पाते हैं। कांस्टेबल कहता है अपने सीनियर से कि सर देखिए, जब मैं छत में गया ना, मुझे बहुत भयंकर बदबू भी आ रही थी, आप मेरे साथ चलिए, मुझे कुछ शक है। अब कांस्टेबल्स अपने सीनियर्स को लेकर जाता है, और जो आप तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर अभी इस वक्त देख रहे हैं, ये उसी कूलर की तस्वीर है जहां पर 6 साल की मासूम को रेप करने के बाद, उसे मौत के घाट उतारने के बाद, इसी कूलर के अंदर ठूस कर भर दिया गया था। और उसे 48 घंटों तक, ये जो दिसंबर की बात थी, दिसंबर 2015 की बात थी, लगातार 2 दिनों तक लाश छत पर कूलर में बंद पड़ी रही, और किसी को भी नहीं समझ में आया कि वो दुकानदार, वो रिश्तेदार जो उनके घर वालों की हमेशा टॉफी देता था बच्ची को, उसे हालचाल पूछता था, परिवार की हालचाल पूछता था, पहली बार कातिल रेपिस्ट उनकी आंखों के सामने खड़ा था परिवार के। अब कूलर से उस बच्ची को निकालकर, हम आपको फुटेज नहीं दिखा सकते हैं, पुलिस की जीप में पर्दा डालकर, चादर लपेटकर उसे पोस्टमार्टम हाउस भेजा जाता है। पोस्टमार्टम हाउस जब भेजा जाता है तो उस बच्ची की मौत को लेकर बहुत दर्दनाक कहानी सामने आती है। पता लगता है कि उस बच्ची के साथ पहले रेप किया गया, फिर उसे मौत के घाट उतारा गया। पता लगा एग्जैक्ट टाइमिंग उस दोपहर का ही था, जब टॉफी लेने जो बच्ची गई थी उसी वक्त का था। अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, जूता मिल चुका है, कूलर में लाश भी मिल चुकी है उसी घर में से, अब उस लड़के से पूछा जाता है कि तुम बड़े चौधरी बनकर हर वक्त कह रहे थे कि सर वो बाबा मिल गया था, वो बच्ची को आप ढूंढिए, आप हर वक्त तुम हमारे साथ खड़े होकर चिल्ला रहे थे कि इंसाफ दिलाओ, इंसाफ दिलाओ। अब बताओ, तुम जिस इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हो, खुद बताओ कि तुमने बच्ची को क्यों मारा। अब सुनिए उस कातिल की, उस 19 साल लड़के की जुबान किस तरीके से फूटता है। वो कहता है कि सर देखिए, जब बच्ची टॉफी लेने आई थी, मैंने उस बच्ची को देखा और मेरी कई दिनों से उस पर नजर थी। अब मैं सोच रहा था कि लोगों को मैं किस तरीके से उसकी नजर से छुपाकर उस बच्ची को किडनैप कर कर उसके साथ गलत काम करूं। और एक रोज जब वो उस रोज स्कूल से आई और टॉफी लेने मेरी दुकान पे आई, तब मैंने देखा कि मोहल्ले में आसपास उस वक्त कोई नहीं था, बच्ची अकेली थी। क्योंकि मैं बच्ची को जानता था, मैंने उस बच्ची से कहा, या गुड़िया से कहा, कि तुम्हें आज मैं स्पेशल मिठाई खिलाऊंगा, तुम मेरे साथ चलो अंदर। बच्ची को लगा कि रोज तो मैं टॉफी लेती हूं इनसे, अब ये जो बच्ची है, इसे इसके माँ बाप ने सिखाया था कि किसी भी अनजान शख्स से तुम्हें कोई भी उल्टी सीधी चीजें नहीं लेनी है। यहां पर तो वो दुकानदार है और रिश्तेदार है जिसे वो जानती है, समझती है। मिठाई की बात सुनकर उस शख्स के साथ, उस 19 साल के लड़के के साथ उसके दुकान में अंदर चली जाती है। इसके बाद वो जो लड़का है उसके साथ गलत काम करता है। जब वो गलत काम करता है, जब उसके साथ, बच्ची के साथ रेप करता है 19 साल का ये लड़का, तो चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। ये रेप करते वक्त इसे तब तो डर नहीं लगा, लेकिन जब ये रेप कर चुका था तब इसे लगा कि बच्ची बाहर जाके मुंह खोल देगी और वो उसी दुकान के अंदर किसी तरीके से उस बच्ची को मार देता है। अब बच्ची घर नहीं पहुंची थी, ये दुकान से किसी भी तरीके से अपने घर लाश को लेके जाता है। ये जो सारी कवायद थी, माँ, जो लड़के की माँ है, ये सारी चीज़ें देख रही थी, समझ रही थी। वो तुरंत ही जाकर खुदाई शुरू कर देता है अपने घर के उसी मिट्टी की जहाँ पर इसे लगा कि लाश को दफनाया जा सकता है। इधर क्या हो रहा था, जब उसने रेप किया, जब बच्ची मरी, उसे लेकर गया और अपने घर पर लाश को रखा, माँ को सारी चीज़ें बताई। वहाँ पर जब वो मिट्टी खुदाई कर रहा था तो मोहल्ले में
चीखम चिल्ली मच गई थी कि बच्ची गायब है, बच्ची को किसी ने उठा लिया है, पुलिस आ चुकी थी। अब ये डर के मारे इसे समझ में नहीं आया कि करे तो करे क्या। इसने सोचा कि एक काम करते हैं, बच्ची को उठाकर छत पे लेके जाते हैं। छत पर पहले इसका मकसद था लाश को छुपाना। जैसे ही छत पर लेके जाता है उसे दिखता है कूलर, कूलर के अंदर ये लाश को छुपा देता है और इसी हड़बड़ी में उस बच्ची का जो जूता था छत पर ही छूट जाता है। ये कूलर में बंद करके इसने ये सोचा कि रात को जब हर कोई यहां से चले जाएगा, सब सो जाएंगे, तब जाकर बच्ची की लाश को गड्ढे में वो दफना देगा। गड्ढा अभी भी खुला हुआ था। यह जाता है पुलिस वालों से, कहता है कि अरे आपसे तो कुछ काम ही नहीं हो रहा, आप बाबा को ढूंढिए, बाबा उस मोहल्ले में पता नहीं किस तरीके से आते हैं, बाबा दूर खेत में बैठे हैं, आप उनसे पूछताछ कीजिए, हो ना हो उसी ने किडनैप किया हो। ये बरगलाने की कोशिश कर रहा था लगातार। और इसी वजह से जब वो रात को दोबारा घर में आता है, देखता है कि मोहल्ले में अभी भी इस वक्त भी पुलिस तैनात है, हर कोई चीखम चिल्ली करा, और इसी वजह से वो खड्डे में नहीं दफना पाता है। अगली रोज क्या होता है, जब पुलिस हर एक घर में जाकर तलाशी अभियान शुरू करती है, तब इसे लगता है कि पुलिस इसे पकड़ लेगी, तो ये खड्डे को खुदाई हुआ जो मिट्टी होती है ये ऊपर से डालकर उसे एक तरीके से समतल करने की कोशिश करता है। तब पुलिस वालों को शक जाता है कि ये मिट्टी ऐसी लग रही है उभरी हुई है, हाल ही में ताजा ताजा खुदाई हुई है। तब जाकर उस मिट्टी की खुदाई होती है और कांस्टेबल जब छत में जाता है तो ये सारा माजरा समझ में आता है। 22 दिसंबर 2015 की बात थी। 24 दिसंबर 2015 को इस शख्स को कोर्ट में पेश किया जाता है और वहां पर जाकर ये जो लड़का है जज के सामने क्या बोलता है कि सर देखिए, मैं तो नादान हूं, मैं तो अबोध हूं, मैं तो अबोध बालक हूं, मैं तो बच्चा हूं, मैं ना समझ हूं, मैं बच्ची का अगर रेप किया भी है मैंने, तो इस पूरी कड़ी में मैं तो एक नाबालिग हूं, आपको मुझे कम से कम सजा देने की जरूरत है। अब जज साहब को लगा कि अरे तो इतना बड़ा कांड करने के बाद, लाश को छुपाने के बाद, रेप और मर्डर करने के बाद बच्ची का, ये कोर्ट के सामने कह रहा है कि तो बच्चा है, अब इसे कितनी आप कड़ी सजा दे पाएंगे, क्योंकि हमारा जो कानून जो व्यवस्था थी उस वक्त आप किसी नाबालिग को कड़ी सजा नहीं दे सकते थे। निर्भया का मामला आपको अभी भी याद होगा, उसमें एक लड़का था, नाबालिग था, आज भी वो बाहर है। तो इसी तरीके से ये जो इस केस में भी ये सोच रहा था कि मैं भी किसी तरीके से बच जाऊंगा। इसी 2012 का निर्भया कांड पता था। अब इसी वजह से जब जज साहब कहते हैं कि ठीक है इसकी कुंडली खंगाली जाए, तो इसके मैट्रिकुलेशन जो सर्टिफिकेट्स थे, क्लास 10th के जो सर्टिफिकेट थे, जो तमाम जो स्कूल के जो सर्टिफिकेट्स थे, उसमें देखा गया तो पता लगा कि ये 19 साल का ही है। लेकिन साइंटिफिक तौर पर ये कह रहा था कि सर मैं इस कागजात पे आप क्या जा रहे हो, कागज पे तो कुछ भी लिखा होता है, मैं तो बच्चा हूं, नादान हूं। तब इसका फॉरेंसिक करवाया जाता है साइंटिफिक तरीकों से। जब इसकी उम्र पता लगाई जाती है तो पता लगता है कि इसकी उम्र 19 से लेकर 21 साल के बीच की है। मतलब ये नाबालिग नहीं, बालिग है। एक ऐसा समझदार व्यक्ति है जिसे समाज के उत्थान के लिए, समाज में कुछ बड़ा करना था, वो एक छोटी सी बच्ची का मुंह दबाकर उसके साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम देता है। अब इस पूरी कड़ी में जब उससे पूछा जाता है कि इस पूरे कवायद में क्या तुम्हारे घर वालों की सारी चीजें की जानकारी नहीं मिली, तुम खड्डा खोद रहे हो, तो उसने कहा कि सर पापा को कुछ नहीं पता, पापा बीमार रहते हैं, कमरे में थे, हां मां को जरूर पता है। इसके बाद जो निचली अदालत थी इस लड़के को सिर्फ उम्र कैद की सजा मुकर्रर करती है। जो मां थी उसे 5 साल की सजा सुनाती है, क्योंकि उसने पुलिस वाले से झूठ का, एक सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करवाया, भड़काने की कोशिश की। और ये जो पूरा 2015 का मामला था, 4 साल लग गए, जिसमें सारे सबूत आंखों के सामने थे। उस सबूतों को पेश करने के बावजूद लेट लतीफी हुई। 4 साल के बाद यह सजा मुकर्रर होती। 2019 में मामला सामने आया था। तो इस केस स्टडी के जरिए हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको यह बताना था कि कातिल जितने भी शातिर बन जाएं, उन्हें लगे कि हम पुलिस को झूठ बोल सकते हैं, जिस तरीके से इस केस में हुआ। पुलिस ने जब गिरफ्तार किया तो उसे लगा कि मैं कोर्ट में जाकर भी बच जाऊंगा, कोर्ट में मैं कुछ भी बोल दूंगा, लोग मेरी बात मान लेंगे, क्योंकि जो मेरी उम्र है वो कम लग रही है। ताकि जितने भी दर्शक देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उन्हें ये चीज देखकर समझ में जानी चाहिए, क्योंकि जमाना बदल गया है, पुराना जमाना नहीं है। फॉरेंसिक साइंटिफिक जो तरीके हैं वो बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके हैं। आप जितने चाहें उतने झूठ बोलें, लेकिन आपकी उम्र नाबालिग और बालिग के चक्करों में ना पड़े, क्योंकि हमारे अब जो नई कानून व्यवस्था है उसमें तो और भी उम्र कम कर दी गई है और हीनियस क्राइम पर उसमें कड़ी सी कड़ी सजा मिल रही है अब इस वक्त। लेकिन अब बात वही एक चीज जो आकर अटक जाती है कि आप किस पर भरोसा करें। घर से
कुछ ही दूर की दुकान है, किराने की दुकान है, जहां पे आप रोज अपने राशन पानी, चॉकलेट, टॉफी, दूध, ब्रेड, अंडे सब कुछ लेते हैं। उसी दुकान में एक हैवान भेड़िया बैठा है जो आपके घर की संतान, छोटी बच्ची के साथ रेप कर देता है। तो ऐसे मामले डराते हैं लोगों को, और ऐसे मामलों में उस परिवार से भी सवाल है कि बच्ची 6 साल की है, 6 साल की बच्ची को यूं ही छोड़ दिया जाता है कि तुम दुकान में जाकर टॉफी लेकर आ जाओ। मैं मानता हूं घर के बगल की दुकान है, लेकिन छोटी बच्ची है वो। मां बाप को, घर के किसी एक सदस्य को उसके साथ हर वक्त बाहर जाना चाहिए। अभी हम इस तरीके से आंख मूंद कर किसी पर भरोसा करें, और वो दुकानदार दोस्त नहीं था, रिश्तेदार था, जानने वाला था, एक ही खून के वो लोग थे, लेकिन बावजूद इसके हैवान भेड़िया इंसानी रूप में बैठकर कई दिनों तक उस बच्ची पर निगाहें टिका कर बैठा था और एक सही मौके का इंतजार कर रहा था। और जब उसे मौका लगा तो उसने वो सारे काम किए जो एक सभ्य समाज में इंसान कभी भी नहीं करेगा। एक भेड़िए के रूप में एक इंसान किराने की दुकान पर बैठा था, घर के बगल में ही। तो ऐसे तमाम लोग जो अपने बच्चों को खुले छोड़ देते हैं कि ये ले आओ, वो ले आओ, एक समझदार व्यक्ति, परिवार का हमेशा उस बच्चों के साथ रहने चाहिए, क्योंकि समाज में आपको नहीं पता कि आपके बगल में बैठा जो शख्स है, जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, जो आपके आस पड़ोस में जो लोग हैं, वो कौन से लोग किस तरीके के हैं, कौन शैतान है जो इंसानी रूप में आपके साथ बैठा है। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, और जितने भी दर्शक इस डिकोडिंग क्राइम को देख रहे हैं, हमारी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपके पास भी ऐसी कोई क्राइम इन्वेस्टिगेशन जो आप चाहते हैं कि हम आपके साथ साझा करें, लोगों के साथ साझा करें, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ऐसी कौन सी स्टोरीज, ऐसी कौन सी इन्वेस्टिगेशन, पुलिसिया इन्वेस्टिगेशन जो आप चाहते हैं कि हम आसान शब्दों में आप तक लेकर आएं, लोगों को समझाएं और लोग इससे जागरूक बने। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें जरूर बताइए। तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे, ओनली ऑन क्राइम तक।